Students, good morning. Welcome to the Human Physiology lectures. Today we are going to study about white blood cells. आज हम पढ़ेंगे white blood cells. ब्लड में 3 तरह की सेल्स होती हैं, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स. तो वाइट ब्लड सेल्स जो होती हैं इन्हें WBC ल्यूकोसाइट्स कहा जाता है. वाइट क्यों होती हैं? क्योंकि ये कलरलेस होती हैं. इनके स्पेशल फीचर्स आता है कि ये न्यूक्लिएटेड सेल्स हैं, जबकि RBCs जो हैं वो नॉन न्यूक्लिएटेड सेल्स होती हैं अपनी मैच्योर कंडीशन में. प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ बॉडी. और बॉडी की डिफेंस मैकेनिज्म में इनका सबसे इम्पॉर्टेंट रोल होता है, यानी बाहर से आने जाने वाली कोई भी एंटीजन के अगेंस्ट में ये बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं. ये 2 तरह की होती हैं बेसिकली. पहली होती है ग्रैन्युलोसाइट, दूसरी होती है ए ग्रैन्युलोसाइट. ग्रैन्यूल्स की प्रेजेंस की वजह से इसे ग्रैन्युलोसाइट कहते हैं. इसके साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं. ए ग्रैन्युलोसाइट्स वो सेल्स होती हैं जिनमें साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल्स जो है वो एब्सेंट होते हैं. तो जब हम ग्रैन्युलोसाइट्स की बात करते हैं तो ग्रैन्युलोसाइट्स में आती हैं न्यूट्रोफिल, एओसिनोफिल, बेसोफिल. न्यूट्रोफिल्स के इम्पॉर्टेंट फीचर्स में आता है कि इसमें ग्रैन्यूल्स जो होते हैं वो बोथ एसिडिक और बेसिक स्टेन कैरी करते हैं, स्टेन से डाई होते हैं, इसीलिए इसका नाम न्यूट्रोफिल्स है. और 40 to 75% इसकी ऑक्यूपेंसी रहती है. 22,000 to 7,500 पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड इसका एब्सोल्यूट काउंट है. एओसिनोफिल की बात करें तो टेक ओनली एसिडिक स्टेन. ये केवल एसिडिक स्टेन लेता है. जब आप लैब में DLC करते हैं तो जो हम लिशमैन स्टेन यूज़ करते हैं उसमें मिथिलिन ब्लू और ईओसिन 2 तरह की डाइज होती हैं. तो मिथिलिन ब्लू और ईओसिन एसिडिक जो है वो होती है और वो ईओसिनोफिल को डाई करती है या स्टेन करती है, इसीलिए ये एसिडिक स्टेन लेती है. और इसकी जो ऑक्यूपेंसी होती है वो होती है 1 से 6%. जब हम बेसोफिल की बात करते हैं तो ग्रैन्यूल्स विच टेक्स ओनली बेसिक स्टेन, और इसी वजह से जो इसके ग्रैन्यूल्स होते हैं वो पर्पलिश कलर के दिखाई देते हैं. और इसकी ऑक्यूपेंसी जो होती है वो होती है 0 to 1% या 1% से भी बहुत लेस. ठीक है, न के बराबर. 0 से 100 पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड. अच्छा, इन सेल्स की जो स्पेशलाइजेशन है और इनके आइडेंटिफिकेशन फीचर्स हैं इस पे हम बाद में एक और लेक्चर लेंगे. जब हम ए ग्रैन्युलोसाइट की बात करते हैं तो हमारे पास 2 सेल्स आती हैं, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट. लिम्फोसाइट जो होती है वो 20 से 40% होती है. और बेसिकली लिम्फोसाइट जो होती है वो 2 टाइप्स की होती है. जो लार्ज शेप की लिम्फोसाइट होती है उसे लार्ज लिम्फोसाइट कहते हैं, और जो स्मॉल लिम्फोसाइट होती है वो छोटी होती है. बेसिकली जो स्मॉल लिम्फोसाइट होती है उसका जो से स्ट्रक्चर होता है वो RBC के साइज़ की बराबर होता है. जो RBC का साइज़ होता है 7.2 to 7.4 माइक्रो डायमीटर इन ब्लड. तो जो लार्ज लिम्फोसाइट होती है उसका जो डायमीटर होता है वो 10 to 14 माइक्रोमीटर डायमीटर होता है, जबकि स्मॉल लिम्फोसाइट और RBC का 7.2 to 7.4 माइक्रोमीटर डायमीटर होता है. ठीक है, लिम्फोसाइट्स की जो ऑक्यूपेंसी होती है वो 1500 से 4000 माइक्रोलीटर पर ब्लड होती है. जब हम मोनोसाइट्स की बात करते हैं तो मोनोसाइट जो है वो 2 से 10% ब्लड में प्रेजेंट होती है, या फिर 500 से 800 माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड में प्रेजेंट होती है. तो ये रही ग्रैन्युलोसाइट और ए ग्रैन्युलोसाइट, और इनका होल आइडेंटिफिकेशन हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे. नॉर्मल काउंट जो होता है WBC का वो एडल्ट्स में होता है 4000 to 11,000 पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड. बर्थ के टाइम में यानी फुल टर्म इन्फेंट यानी लास्ट स्टेज ऑफ 3rd ट्राइमेस्टर में 10,000 to 25,000 पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड इसका प्रेजेंस होता है, इसका काउंट होता है. इन्फेंट्स यानी छोटे बच्चे जिनकी उम्र एट द ईयर ऑफ 1 age,
एट द 1 ईयर एज पे जो इनकी WBC का काउंट होता है वो 6000 से 16,000 पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड जाता है। तो ये रहा इसका नॉर्मल काउंट। इस पर MCQ क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एडल्ट्स में WBC का काउंट क्या है, बर्थ या फुल टर्म इन्फेंट में क्या होता है, या इन्फेंट जो कि 1 साल तक की एज होता है उसमें WBC का क्या काउंट होता है। नाउ फॉर्मेशन ऑफ WBCs और ल्यूकोसाइट्स। सो यूजुअली जो WBCs का फॉर्मेशन है वो RBCs से ही तरह बोन मैरो स्टेम सेल से होता है, लेकिन इसमें जो सीरीज़ हैं वो 2 अलग तरीके से चलती हैं। तो ओवरऑल पूरे इस चैप्टर को पढ़ने के लिए हम एक ग्राफ शो करेंगे आपको, फ्लो चार्ट। इस फ्लो चार्ट के थ्रू हमें क्लियर हो जाएगा कि सेल्स कहाँ से बन रही हैं। सो प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल ये बोन मैरो में होती है, हमने पहले भी बताया, मदर ऑफ स्टेम सेल। सारी ब्लड सेल्स यहीं से बनती हैं। तो जो बोन मैरो प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल है इसमें 2 सीरीज़ बनती हैं, माइलॉइड स्टेम सेल और लिम्फॉइड स्टेम सेल। माइलॉइड स्टेम सेल जो होती है वो कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट GEMM बनाती है, और लिम्फॉइड स्टेम सेल 2 टाइप की सेल्स में डिवाइड हो जाती है। तो एक होती है प्री टी सेल्स और दूसरी होती है प्री बी सेल्स। ये प्री टी सेल्स वही सेल्स हैं जो आगे चलकर टी सेल बनाएगी, और प्री बी सेल्स वही सेल्स हैं जो आगे चलकर बी सेल्स बनाएंगे, यानी टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। जब हम कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ग्रैन्युलोसाइट, एरिथ्रॉइड, मोनोसाइट या मैक्रोफेजेस की बात करते हैं, ये इनकी कॉलोनी होती है, तो इसको हम 3 में डिवाइड करते हैं। कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट E, तो कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट E जो होती है वो एरिथ्रॉइड सीरीज़ यानी RBC प्रोडक्शन को आगे फेवर करती है। कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट मेगा कैरियोसाइट्स ये प्लेटलेट्स को आगे फेवर करती है, यानी प्लेटलेट्स बनाती है। और कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट GM दैट इज़ ग्रैन्युलोसाइट, मोनोसाइट, ये वापस जाके आगे 2 में डिवाइड हो जाती है। जो कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट G है वो बनाती है ग्रैन्युलोसाइट, और जो कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट M है वो आगे जाके बनाएगी मोनोसाइट। तो ये तो बनाती है ग्रैन्युलोसाइट और ये आगे जाके बनाएंगी मोनोसाइट। अब जो कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट G ग्रैन्युलोसाइट है, ये क्योंकि हमें मालूम है 3 ग्रैन्युलोसाइट्स होती हैं, तो ये 3 कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट बनाते हैं। CFUG यानी कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ग्रैन्युलोसाइट, इसमें बनती है आगे जाके न्यूट्रोफिल। कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट EO दैट इज़ बेसिकली रिप्रेजेंट इओसिनोफिल, और कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट BA यानी बेसोफिल। तो जब हम G की बात करते हैं यानी न्यूट्रोफिल जो बनेगा, तो सबसे पहले स्टेज आती है माइलोब्लास्ट, उसके बाद आती है प्रोमाइलोसाइट, उसके बाद बनती है माइलोसाइट। माइलोसाइट के बाद बनेगी मेटामाइलोसाइट। मेटामाइलोसाइट के बाद बैंड फॉर्म आता है, और उसके बाद न्यूक्लियस मल्टीलोब्ड हो जाता है, और फाइनली जो है वो बनती है मैच्योर न्यूट्रोफिल। जब हम कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट EO यानी इओसिनोफिल की बात करते हैं तो सीरीज सेम जाएगी, बस सेल का नाम आगे चेंज हो जाता है। दिस इज़ माइलोब्लास्ट, दिस इज़ माइलोब्लास्ट। पर चूँकि ये सीरीज़ इओसिनोफिल की है तो ये वाली पर्टिकुलर सेल इओसिनोफिल माइलोब्लास्ट कहलाती है। जो आगे चलकर प्रोमाइलोसाइट, ये देखिए ये भी प्रोमाइलोसाइट है, तो ये इओसिनोफिल प्रोमाइलोसाइट बनाएगी। फिर फाइनली इओसिनोफिल माइनोसाइट बनाएगी, और कंप्लीट फॉर्म में ये लास्ट स्टेज आती है जिसे बोलते हैं इओसिनोफिल मेटामाइलोसाइट, और फाइनली बनती है इओसिनोफिल। जब हम बेसोफिल सीरीज़ की बात करते हैं तो कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट BA ये रिप्रेजेंट करती है बेसोफिल को। तो बेसोफिल माइलोब्लास्ट बनती है पहले, उसके बाद बेसोफिल प्रोमाइलोसाइट, उसके बाद बेसोफिल माइलोसाइट, उसके बाद बेसोफिल मेटामाइलोसाइट, और फाइनली आपकी सेल बनती है बेसोफिल।
जब हम बात करते हैं कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट एम, जो रिप्रेजेंट करती है मोनोसाइट को, तो सबसे पहले इसमें ब्लास्ट सेल बनती है जिसे हम बोलते हैं मोनोब्लास्ट। मोनोब्लास्ट जो है वो बनाती है आगे प्रोमोनोसाइट, और प्रोमोनोसाइट जो है वो फाइनली बनाती है मोनोसाइट। मोनोसाइट टिश्यूज़ में एंटर करके बनाते हैं मैक्रोफेजेस। तो दिस इज़ ऑल ओवर द ओवरव्यू ऑफ प्रोडक्शन और फॉर्मेशन ऑफ WBCs। अब ये सब जो सीरीज़ हमने पढ़ी, ये डिवीज़न कैसे होगा, सेल की स्ट्रक्चर में क्या क्या चेंजेस आएंगे, इसके लिए हम थॉरोली पढ़ते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं फॉर्मेशन ऑफ वाइट ब्लड सेल्स से। कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट CFU, GM, ग्रेन्युलोसाइट, मोनोसाइट, मैंने आपको बताया ये बोन मैरो में होती है। ये बनाएगी ग्रेन्युलोसाइट सीरीज़ और मोनोसाइट सीरीज़। तो मैंने आपको पहले ही समझाया, जो G है न्यूट्रोफिल फॉर्मिंग यूनिट बनाती है। CFU EO, ईओसिन फॉर्मिंग यूनिट। CFU BA, बेसोफिल फॉर्मिंग यूनिट। और CFU M ये रिप्रेजेंट करेगी मोनोसाइट फॉर्मिंग यूनिट। ठीक है, अब इनकी स्टेजेस में जैसे हमने आपको बताया ना, पहली माइलोब्लास्ट आएगी, फिर उसके बाद प्रोमाइलोसाइट्स आएंगी, फिर उसके बाद माइलोसाइट आएगी, फिर आएगी मेटामाइलोसाइट, उसके बाद जुवेनाइल ग्रैन्युलोसाइट आएगी, और फाइनली मैच्योर ग्रैन्युलोसाइट आएगी। तो ये 6 स्टेप प्रोसेस है। तो जो पहली स्टेज होती है माइलोब्लास्ट, ये सेल जो होती है वो डायमीटर में ज़्यादा होती है, 16 to 20 माइक्रोमीटर डायमीटर होता है। लार्ज एंड ओवल न्यूक्लियस होता है और कंटेन फाइन क्रोमैटिन। 2 to 4 पेल न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। साइटोप्लाज्म बेसोफिलिक होता है। ग्रैन्यूल्स अभी एब्सेंट होते हैं और माइटोसिस मार्कली प्रेजेंट होता है, यानी सेल डिवीजन कर रही होती है। ये आगे चल के बनाती है प्रोमाइलोसाइट। इसका डायमीटर पहले वाली माइलोब्लास्ट से छोटा होता है, तो 14 to 18 माइक्रोमीटर रह जाता है। न्यूक्लियस राउंड और ओवल होता है, स्मॉल होता है कंपैरेटिव टू अर्लियर। क्रोमैटिन फाइन कंडेंस्ड होते हैं। न्यूक्लियाई प्रेजेंट होती है बट लेस प्रोमिनेंट होती है। साइटोप्लाज्म जो होता है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। प्रेजेंस ऑफ एज़ुरोफिल ग्रैन्यूल्स। अब माइलोब्लास्ट में तो कोई ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट नहीं थे, लेकिन इसमें ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट हो जाते हैं। तो ये एक MCQ क्वेश्चन बनता है कि WBCs में किस स्टेज में ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट हो जाते हैं। तो प्राइमरी नॉन स्पेसिफिक ग्रैन्यूल्स होते हैं, क्योंकि न्यूट्रोफिल, ईओसिनोफिल और बेसोफिल तीनों के ग्रैन्यूल्स की अलग अलग स्पेशलिटी होती है। तो इस स्टेज तक जो ग्रैन्यूल्स बनते हैं वो नॉन स्पेसिफिक ग्रैन्यूल्स होते हैं, और माइटोसिस इसमें मार्कली प्रेजेंट होता है। सेल बहुत अच्छे लेवल पे डिवीजन कर रही होती है। नेक्स्ट स्टेज आती है माइलोसाइट। इसका डायमीटर और कम होता है, 12 to 16 माइक्रोमीटर डायमीटर। न्यूक्लियस जो है वो इसेंट्रिक पोजीशन पे होता है, यानी एक तरफ साइटोप्लाज्म होता है, दूसरी तरफ न्यूक्लियस पड़ा होता है टुवर्ड्स द पेरिफ्री। यहाँ देखिए, जो न्यूक्लियस का जो पोजीशन है वो कहाँ आ गया, एक तरफ आ गया, है ना। इसके अलावा राउंड टू ओवल, कैसे राउंड भी हो सकता है, थोड़ा ओवल भी दिखता है। कोर्स न्यूक्लियर क्रोमैटिन प्रेजेंट होता है, नो न्यूक्लियाई। साइटोप्लाज्म स्पेसिफिक सेकेंडरी ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट। अब इस कंडीशन में स्पेसिफिक सेकेंडरी ग्रैन्यूल्स जो है वो प्रेजेंट हो जाते हैं। तो ये भी एक MCQ क्वेश्चन बनता है कि किस स्टेज के अंदर WBCs के फॉर्मेशन में स्पेसिफिक सेकेंडरी ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो जिस हिसाब से जो स्पेसिफिकेशन होता है न्यूट्रोफिल, ईओसिनोफिल, बेसोफिल के ग्रैन्यूल्स का, वो फ़िलहाल यहाँ पे स्पेसिफाइड हो जाते हैं, और माइटोसिस मार्कली इंक्रीज रहता है। नेक्स्ट स्टेज आती है मेटामाइलोसाइट। ये 10 to 14 माइक्रोमीटर डायमीटर की होती है। न्यूक्लियस का साइज़ डिक्रीज़ होता है, लोब्ड हो जाता है, यानी जो न्यूक्लियस है
वो कई सारे लोब्स में बंटना शुरू हो जाता है, और ये लोब्स जो होते हैं वो आपस में एक थ्रेड के थ्रू जुड़े हुए रहते हैं, जिसे हम बोलते हैं क्रोमैटिन थ्रेड। और इसकी जो शेप हो जाती है आगे जाके, वो अभी इस वाली फेज़ में ये हॉर्स-शू शेप का दिखाई देता है। जब कम्प्लीटली लोब हो जाता है तो ये इस तरीके से दिखाई देता है। तो मेटामाइलोसाइट में न्यूक्लियर का क्रोमैटिन डेंस होता है, क्लम्प्ड होता है, न्यूक्लियोलाई एब्सेंट होती है, साइटोप्लाज्म बढ़ जाता है, प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रैन्यूल्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं, डिपेंड अपॉन द फीचर्स ऑफ सेल, कि वो न्यूट्रोफिल है, कि एओसिनोफिल है, कि बेसोफिल है, कौन सी सेल है, उसके हिसाब से ग्रैन्यूल्स के स्पेसिफिकेशन हो जाता है। और माइटोसिस इस कंडीशन में आके स्टॉप हो जाता है। फिर नेक्स्ट स्टेज आती है जुवेनाइल ग्रैन्युलोसाइट। जुवेनाइल ग्रैन्युलोसाइट एक मैच्योर ग्रैन्युलोसाइट की जस्ट पहले की स्टेज है। 10 to 14 माइक्रोमीटर डायमीटर रहता है। न्यूक्लियस जो है कंडेंस्ड क्रोमैटिन हो जाता है। न्यूक्लियस बिकम्स बैंड शेप, और किस तरीके से दिखाई देता है, जैसे वी का टाइप, या तो ये थोड़ा सा टिल्ट हो जाता है लाइक ऐसे वी टाइप, और पिंक और कंटेन ग्रैन्यूल्स। तो साइटोप्लाज्म जो होता है वो स्लाइटली पिंकिश हो जाता है, और ग्रैन्यूल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। माइटोसिस स्टॉप हो चुका होता है। फाइनली अब ये मल्टी लोब्ड, बाई लोब्ड और ट्राई लोब्ड में डिवाइड होके आगे, और उसके ग्रैन्यूल्स के स्पेसिफिकेशन के साथ में न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल और बेसोफिल बनाता है। तो ये रहा ओवरऑल ग्रैन्युलोसाइट्स का फॉर्मेशन। माइलोब्लास्ट, प्रोमाइलोसाइट, माइलोसाइट, मेटामाइलोसाइट, जुवेनाइल ग्रैन्युलोसाइट एंड फाइनली मैच्योर ग्रैन्युलोसाइट्स। अब जब हम इसको स्टेज को पढ़ते हैं तो माइलोब्लास्ट से लेकर, यानी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ये सारी स्टेज जो होती हैं वो बोन मैरो में होती हैं, और ब्लड में फाइनली मैच्योर जो न्यूट्रोफिल है वो प्रेजेंट हो जाती है, या फिर ग्रैन्युलोसाइट। टिश्यूज़ में ये न्यूट्रोफिल प्रेजेंट हो जाती है। जब इसका लाइफ साइकिल आगे पढ़ेंगे तो न्यूट्रोफिल का जो फेट है वो टिश्यूज़ में एंटर कर जाती है। इसी के साथ जो दूसरी सीरीज़ है वो बनती है मोनोसाइट की। हमने आपको बताया था, यहाँ ध्यान दीजिए कि हमने ये 3 सीरीज़ पढ़ ली। अब है कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट M, यानी मोनोसाइट। तो मोनोसाइट में क्या होता है, जो माइलोब्लास्ट होती है वो मोनोब्लास्ट की स्टेज में आती है। दोनों में बहुत ही माइन्यूट फ़र्क होता है, न्यूक्लियस के साइज़ का फ़र्क होता है। लार्ज साइज़ मोनोब्लास्ट होती है, और ऑलमोस्ट मोनोब्लास्ट से सिमिलर होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट इसकी जो स्टेज आती है, यानी ये मोनोसाइट की सीरीज़ पढ़ रहे हैं हम, ये पहली स्टेप, ये दूसरी स्टेप, प्रोमोनोसाइट। अब ये क्या बनाती है, प्रोमोनोसाइट। प्रोमोनोसाइट, इसमें साइटोप्लाज्म जो होता है बेसोफिलिक होता है, कोई ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते, लेकिन फाइन ग्रैन्यूल्स कुछ दिखाई दे रहे होते हैं। 20 माइक्रोमीटर इसका डायमीटर होता है, न्यूक्लियस लार्ज होता है, किडनी शेप होता है, और कंटेन न्यूक्लियोलस। और यहाँ तक की जो स्टेज होती है, यहाँ तक की ये बोन मैरो में होती है। बोन मैरो के बाद ये ब्लड में एंटर करती है। अब ब्लड में जब ये एंटर करती है तो माइग्रेट हो जाती है, यानी चली जाती है स्प्लीन में और लिम्फॉइड टिश्यू में, और वहाँ फाइनली ये मोनोसाइट मैच्योर बनती है। अब ये मोनोसाइट जब टिश्यूज़ में जाती है तो वहाँ ट्रांसफॉर्म अप हो जाती है, किस में, लार्ज सेल्स में, जिसे बोलते हैं मैक्रोफेज। जैसे हम पहले पढ़ते हैं टिश्यू, जो कि बहुत सारी मोनोसाइट्स मिलकर बनाती हैं, टिश्यू मैक्रोफेज सिस्टम, जिसे प्रीवियसली रेटिकुलो एंडोथीलियल सिस्टम भी बोलते थे। ठीक है, अब यहाँ तक हमने पढ़ लिया ग्रैन्युलोसाइट्स का फॉर्मेशन, यहाँ हमने पढ़ लिया मोनोसाइट का फॉर्मेशन।
अब आता है फॉर्मेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स। तो लिम्फोसाइट भी स्टेम सेल्स से फॉर्म होती है, जो कि बोन मैरो में होती है। ये लिम्फोसाइट स्टेम सेल जो है वो माइग्रेट कर जाती है कहाँ, थाइमस में एंड पेरिफेरल लिम्फोइड टिश्यूज़ में, और वहाँ ये प्रोलिफरेट करती है, बढ़ती है, मैच्योर होती है और फाइनली लिम्फोसाइट्स बनाती है। ये जो लिम्फोसाइट्स फॉर्म हुए हैं ये दो मेन सोर्स के थ्रू होते हैं। तो इसमें एक होता है प्राइमरी लिम्फोपोइटिक ऑर्गन। तो प्राइमरी लिम्फोपोइटिक ऑर्गन में हम कंसीडर करते हैं बोन मैरो को और दूसरा थाइमस को। ठीक है, ये वो स्पेशल दो ऑर्गन्स हैं जहाँ अगर कोई भी स्टिमुलेशन, एंटीजेनिक स्टिमुलेशन नहीं हो तो भी लिम्फोसाइट्स का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, यानी इंडिपेंडेंट ऑफ एंटीजेनिक स्टिमुलेशन। और फाइनली ये लिम्फोइड स्टेम सेल जो है बोन मैरो और थाइमस में जाके कोई बहुत सारे स्पॉन्टेनियस डिविजन के थ्रू लार्ज लिम्फोसाइट्स फॉर्म करती है। सेकेंडरी और रिएक्टिव लिम्फोइड टिश्यूज़, मैंने आपको बताया दो मेन सोर्स होते हैं, एक लिम्फोइड ऑर्गन में बोन मैरो और थाइमस में, सेकेंडरी जो होता है वो होता है लिम्फ नोड्स में, स्प्लीन में या फिर गट एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू में। अब ये वो सोर्स है जिसको एंटीजेनिक स्टिमुलेशन की ज़रूरत होती है, यानी जब तक कोई एंटीजन का स्टिमुलेशन इन पर्टिकुलर ऑर्गन्स को नहीं मिलेगा तब तक ये लिम्फोसाइट्स को आगे मैच्योर नहीं करेंगे। तो एंटीजेनिक स्टिमुलेशन मिलने के बाद इस जर्मिनल सेंटर से, कौन से जर्मिनल सेंटर्स, लिम्फ नोड्स, स्प्लीन, गट एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यूज़ के थ्रू फाइनली लिम्फोसाइट्स फॉर्म होते हैं। तो लिम्फोसाइट की सीरीज़ यही है, कौन सी, स्टेम सेल बोन मैरो माइग्रेट टू थाइमस एंड पेरिफेरल लिम्फोइड टिश्यूज़, प्लोरिफरेट एंड मैच्योर एंड फाइनली फॉर्म लिम्फोसाइट्स। लेकिन इसके सोर्सेज दो अलग हैं, एक है वो सोर्स जो एंटीजेनिक स्टिमुलेशन से इंडिपेंडेंट रहता है, यानी बिना एंटीजेनिक स्टिमुलेशन के भी फॉर्म करेगा लिम्फोसाइट्स को, और दूसरा होता है सेकेंडरी या रिएक्टिव जिसमें एंटीजेंस का स्टिमुलेशन या एंटीजेनिक स्टिमुलेशन रिक्वायर्ड होता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है एमसीक्यूज़ में कि प्राइमरी लिम्फोपोइटिक टिश्यूज़ कौन कौन से हैं या ऑर्गन्स कौन कौन से हैं, और सेकेंडरी रिएक्टिव टिश्यूज़ या ऑर्गन्स कौन से हैं। तो अब इसमें जो स्टेप्स आएंगी वो क्या आएंगी, सबसे पहली सेल होती है लिम्फोब्लास्ट, उसके बाद बनती है प्रोलिम्फोसाइट और उसके बाद बनती है लिम्फोसाइट। तो जब हम लिम्फोब्लास्ट की बात करते हैं, ये सबसे अर्लीस्ट सेल होती है लिम्फोइड सीरीज़ की, एक्टिवली डिवाइड कर रही होती है, न्यूक्लियर क्रोमेटिन स्लाइटली क्लम्प्ड होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज़ फेयरली डेंस दिखाई देती है। जब हम लिम्फोब्लास्ट से आगे की स्टेज पे आते हैं, लिम्फोब्लास्ट डिफिशन कर रही होती है, बनाती है प्रोलिम्फोसाइट। ये इंटरमीडिएट स्टेज होती है, 9 to 18 माइक्रोमीटर डायमीटर होता है, न्यूक्लियस इज राउंड टू इंडेंटेड, कोर्स क्रोमैटिन प्रेजेंट होता है, 0 से 1 न्यूक्लियोलाई प्रेजेंट हो सकती है, साइटोप्लाज्म स्कैंटी एंड नॉन ग्लैनुलर, क्योंकि ये एक ग्रैनुलोसाइट है इसमें कोई ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते, और साइटोप्लाज्म स्कैंटी का मतलब होता है जो साइटोप्लाज्म है वो चारों तरफ थोड़ा थोड़ा छितरा हुआ फैला हुआ होता है। इसकी थर्ड स्टेज आती है लिम्फोसाइट। तो लिम्फोसाइट जो होती है वो अपने साइज़ के अकॉर्डिंग दो टाइप की होती है, लार्ज और स्मॉल। अब हमने सोर्सेस की बात की थी, तो लिम्फोसाइट्स अब यहाँ देखिए, अगर थाइमस में एंटर करती है तो थाइमोसिन की प्रेजेंट में ये स्पेशल सेल बनाती है जिसे हम बोलते हैं टी लिम्फोसाइट्स। ये वही लिम्फोसाइट्स हैं जो आगे जाके इम्यूनिटी में हमारी हेल्प करते हैं। ठीक है, जो लिम्फोसाइट्स एंटर करती हैं लिवर में फीटल लाइफ में और एंटर करती हैं बोन मैरो में आफ्टर बर्थ में, वो बनाती हैं टी लिम्फोसाइट्स। आई बात समझ में? लिम्फोसाइट जो एंटर करती है थाइमस में, थाइमोसिन की प्रेजेंस में, वो बनाती हैं टी लिम्फोसाइट्स,
और जो एंटर करती हैं लिम्फोसाइट्स लिवर में, कब? इन फीटल लाइफ, जब बच्चा यूट्रस में होता है। इसके अलावा एंटर करती हैं बोन मैरो में आफ्टर बर्थ, वो बनाती हैं बी लिम्फोसाइट्स। आगे जाके इम्यूनिटी के चैप्टर में हम आपको बताएंगे कि टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स का क्या रोल है। और ये जो बी वर्ड है हम पहले से भी पढ़ते आए हैं। बी वर्ड कम्स फ्रॉम बर्सा ऑफ फैब्रिसियस विच इज़ द साइट ऑफ बी सेल प्रोसेसिंग इन द बर्ड्स। तो ये कई बार पूछ लेते हैं कि बी वर्ड जो है वो कहाँ से आया है, तो इस पर भी एक बार MCQs बन जाता है। अब फॉर्मेशन के बाद हमेशा रेगुलेशन ज़रूर आता है। तो रेगुलेशन मतलब ये पूरा प्रोसेस किसके थ्रू रेगुलेट हो रहा है, कैसे रेगुलेट हो रहा है। तो ग्रैनुलोपीनिया यानी कोई भी ऐसी कंडीशन जिसमें WBC का काउंट जो है वो कम हो जाए, या डेड ग्रैनुलोसाइट्स ज़्यादा प्रेजेंट हो, मोनोसाइट ज़्यादा प्रेजेंट हो, ये कुछ फैक्टर्स रिलीज़ करते हैं जिसे बोलते हैं G कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर। G फॉर ग्रैनुलोसाइट, M फॉर मोनोसाइट कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर, G फॉर ग्रैनुलोसाइट कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर। ठीक है, लाइकवाइज मोनोसाइट कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर। नेक्स्ट इज GM ग्रैनुलोसाइट मोनोसाइट, SCF स्टिमुलेटरी फैक्टर्स और इंटरल्यूकिन्स। तो ये जो डिक्रीज नंबर ऑफ WBCs है या डेड ग्रैन्यूल्स हैं या मोनोसाइट्स हैं, ये फैक्टर रिलीज़ करती हैं जो आगे स्टिमुलेट करते हैं बोन मैरो को। और बोन मैरो में क्या है? स्टेम सेल है। बोन मैरो में क्या है? कौन स्टिमुलेट होगा? स्टेम सेल। अब बोन मैरो में ये स्टेम सेल स्टिमुलेट हो जाएगी और इंक्रीज़ कर देगी ल्यूकोपोइसिस को, और ये ल्यूकोपोइसिस आगे फॉर्म करेगा ग्रैनुलोसाइट्स, मोनोसाइट्स, मैक्रोफेजेस। अब जब वापस से WBCs का नंबर बढ़ने लगा, यहाँ पे WBCs बढ़ गए, तो क्या होगा? यही इंक्रीज नंबर ऑफ WBCs इनहिबिट कर देंगे बोन मैरो को, स्टेम सेल को, कि अब फर्दर प्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नॉर्मल काउंट इनहिबिट। तो जैसे ही इसका काउंट क्योंकि ग्रैनुलोपीनिया था जब WBC की कंसंट्रेशन या काउंट डिक्रीज था, उसके बाद ये स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स रिलीज़ हुए और उन्होंने बोन मैरो स्टेम सेल को स्टिमुलेट किया ग्रैनुलोसाइट्स और मोनोसाइट्स मैक्रोफेजेस को बनाने के लिए। तो जब वापस से इनका काउंट नॉर्मल आ गया, जो कम था वो वापस से नॉर्मल आ गया, तो ये नॉर्मल काउंट इट्स सेल्फ इनहिबिट करेगा स्टेम सेल को बोन मैरो में कि अब फर्दर प्रोडक्शन रोक दें। यानी इसका इंक्रीज अमाउंट इसके इंक्रीज प्रोडक्शन को रोकता है और डिक्रीज अमाउंट इसकी डिक्रीज प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए प्रमोट करता है। तो इस तरीके का फीडबैक जो होता है वो ल्यूकोपोइसिस में देखा जाता है। नॉर्मल काउंट जब इनहिबिट करता है इटसेल्फ को, तो इसको हम बोलते हैं नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। अब ये जो प्रोडक्शन है ये इसके अलावा किसी और फेज में भी, जैसे ग्रैनुलोपीनिया हुआ, तो ये ग्रैनुलोपीनिया किस कंडीशन में हो सकता है? कोई पे टिश्यू इंजरी है, कोई इन्फ्लेमेशन है, या डेड ग्रैनुलोसाइट्स कैसे बनी? बैक्टीरियल टॉक्सिन्स के वजह से बनी, प्रोडक्ट्स ऑफ इंजरी की वजह से बनी। ये सारे जो फैक्टर्स हैं वो इंक्रीज़ कर देते हैं ल्यूकोसाइट्स के प्रोडक्शन को। ठीक है, यानी प्रोडक्ट्स ऑफ डेड और डाइंग वाइट ब्लड सेल्स देमसेल्फ कंट्रोल द ल्यूकोपोइसिस। इसके अलावा साइटोकाइंस का भी इसके प्रोडक्शन में इम्पॉर्टेंट रोल है। तो जो साइटोकाइंस होते हैं ये क्या होते हैं? कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स, जो हमने यहाँ पढ़े हैं, ये कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स। सो बेसिकली दीज आर साइटोकाइंस। ठीक है, तो ये साइटोकाइंस जो होते हैं ये कंट्रोल करते हैं लिम्फोसाइट के प्रोडक्शन को या फॉर्मेशन को। और जब ये साइटोकाइंस लिम्फोसाइट के फॉर्मेशन को कंट्रोल करते हैं तो हम इन्हें एक स्पेशल नाम देते हैं जिसे हम बोलते हैं इंटरल्यूकिन्स।
और ये इंटरल्यूकिन्स कहाँ से बनते हैं? फॉर्म्ड बाय मोनोसाइट्स, मैक्रोफेजेस एंड एंडोथेलियल सेल्स। देखिए, किसी भी वजह से मोनोसाइट, मैक्रोफेज, एंडोथेलियल सेल्स जो हैं अगर कम हो जाते हैं, इंटरल्यूकिन्स रिलीज होते हैं, फाइनली ल्यूकोसाइट्स फॉर्मेशन, लिम्फोसाइट फॉर्मेशंस को रेस करवाते हैं और प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें एक साथ आई हैं, वापस से कंफ्यूज ना हो। कोई भी कंडीशन जिसमें ग्रैनुलोपेनिया हो गया, ड्रैड ग्रैनुलोसाइट्स हैं या मोनोसाइट्स हैं, वो स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स रिलीज़ करेंगी जो कि बोन मैरो में स्टेम सेल को स्टिमुलेट करेगा और ग्रैनुलोसाइट्स, मोनोसाइट और मैक्रोफेजेस को बनाने का काम करेगा। जब ये काउंट वापस से नॉर्मल आ जाएगा तो ये वापस अपने बोन मैरो में स्टेम सेल को इंक्रीज नंबर ऑफ सेल जो है वो इनहिबिट करती है और इसे हम बोलते हैं नेगेटिव फीडबैक इनहिबिशन। और ये जो डेड सेल्स हैं ये किस वजह से भी हो सकती हैं? कोई भी टिश्यू इंजरी हो, इन्फ्लेमेशन हो, बैक्टीरियल टॉक्सिन्स हो, कोई भी प्रोडक्ट ऑफ इंजरी हो जो कि प्रोमोट करेगा कि भाई अब ल्यूकोसाइट का फॉर्मेशन जो है वो बढ़ा दिया जाए। इसके अलावा जो फॉर्मेशन, जो इंटरल्यूकिन्स होते हैं ये भी कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स ही होते हैं, पर जब ये लिम्फोसाइट के फॉर्मेशन में काम आते हैं तो इन साइटोकाइंस को स्पेशल नेम दे देते हैं इंटरल्यूकिन्स। इसमें आते हैं इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 3 एक्सेट्रा। इंटरल्यूकिन्स के ऊपर एक अलग से मेरा वीडियो आएगा जिसमें हम 6 इंटरल्यूकिन्स और उसके रोल्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और ये जो फ्लो चार्ट है ये मैंने आपको सबसे पहले समझाया था, तो अब आप इसे कोरिलेट करके इसकी थ्योरी को ऊपर पढ़ के डिस्क्राइब करके WBC का फुल क्वेश्चन जो है फॉर्मेशन एंड रेगुलेशन आप समझ सकते हैं। आई होप यू वुड लाइक द लेक्चर। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल. My notes are also available on Telegram. Thank you. Good luck to you.